हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंशिप। और लास्ट की क्लास में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशिप। रेजिडेंट किसे माना जाएगा और सिटीजन किसे माना जाएगा, देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिटीजनशिप क्या होता है, ये बाय बर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है तो मैं इंडिया के लिए क्या होंगी, सिटीजनशिप होंगी। और रेजिडेंशिप क्या होता है, जब अपन किसी कंट्री में एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं तो वो क्या होता है हमारा रेजिडेंशिप। तो रिजाइड फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब कोई अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से किसी दूसरी कंट्री में या फिर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रह रहा है तो उस कंट्री के लिए क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा उस कंट्री का। और सिटीजनशिप क्या, ये बाय बर्थ होती है। तो अपन बात करते हैं कि वो कौन कौन से जिनको अपन रेजिडेंट नहीं मान सकते। कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके कारण अपन तो अपन नॉट रेजिडेंट किसे किसे मानेंगे, जिसका एग्जांपल है जैसे अगर अपन किसी दूसरी कंट्री में क्या फॉरेन टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर क्या कोई फॉरेन टूरिस्ट के लिए जा रहा है या फिर कोई स्टडी के लिए जा रहा है या कोई दूसरी कंट्री में मेडिकल के लिए जा रहा है तो उसको अपन उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं मानेंगे। एंड सेकंड वन इज द कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, UNO, तो ये भी क्या रेजिडेंट उस कंट्री के लिए रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। एंड थर्ड वन इज द वर्कर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो मतलब कि अगर वो इंडिया का है रेजिडेंट तो वो रेजिडेंट माना चाहिए। अगर कोई दूसरी कंट्री का है तो वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। बॉर्डर वर्कर, तो कोई बॉर्डर पे काम कर रहा है, वहाँ पे मतलब मिलिट्री का काम कर रहा है, मतलब कि मिलिट्री में है, रक्षक है, तो वो भी नहीं माना जाएगा। अगर वो इंडिया का है तो रेजिडेंट माना जाएगा, अगर वो दूसरी कंट्री का है तो उस कंट्री के लिए रेजिडेंट माना जाएगा। तो समझ गए होंगे आई होप। तो सिटीजनशिप क्या होती है, बाय बर्थ होती है। और रेजिडेंशिप अगर किसी कंट्री में आप अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहे हो और कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें नहीं माना जाएगा, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट के लिए गया है, स्टडी के लिए गया है और मेडिकल के लिए दूसरी कंट्री में गया है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO ये भी नहीं माने जाएंगे रेजिडेंशिप में। एंड वर्कर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी दूसरी कंट्री का वर्कर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। एंड बॉर्डर वर्कर, अगर यहाँ पे भी अगर दूसरी कंट्री का वर्कर काम कर रहा है तो वो भी रेजिडेंशिप में नहीं माना जाएगा। डोमेस्टिक वर्सेस हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, अगर अपन एक किसी कंट्री के किसी की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर रह के काम कर रहे हो तो वो सारी इनकम क्या डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। मतलब कि यहाँ पे प्लेस वो ध्यान में रखा जाता है। अगर इंडिया के अंदर जितनी भी मतलब इनकम होगी वो सारी क्या डोमेस्टिक इनकम में आएगी। चाहे वहाँ अगर कोई USA का भी आके अगर इंडिया में काम कर रहा है, अगर इंडिया में उसकी फर्म है तो वो भी डोमेस्टिक इनकम में आएगी।
और नेशनल इनकम क्या होती है, यहाँ पे मतलब कि इग्नोर द प्लेस ऑफ अर्निंग, यहाँ पे प्लेस ऑफ अर्निंग नहीं देखी जाती है। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट यूएसए में काम कर रहा है तो वो इनकम नेशनल इनकम में आएगी। तो इट इंक्लूड, यहाँ पे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखते हैं। इट इंक्लूड्स द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ओनली। अगर कोई नॉर्मल, अगर इंडिया का कोई रेजिडेंट है तो उसकी इनकम क्या इसमें आएगी, तो इट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ओनली। इट्स इग्नोर द प्लेस ऑफ अर्निंग। तो इसके लिए क्या मतलब कि प्लेस ऑफ अर्निंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या होगा आएगा, इट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट within the domestic territory। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ओनली। और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है तो उसकी इनकम भी यहाँ पे आ जाएगी। इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पेप्सी है, पेप्सी वो कहाँ की है, यूएसए की है। तो अगर वो इंडिया में लोकेटेड है, उसकी कोई ब्रांच इंडिया में है, तो उसकी इनकम किस में आएगी, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी। और यूएसए के लिए वो क्या है कि नेशनल इनकम में काउंट होगी, क्योंकि वो वहाँ की है, उसकी रेजिडेंसी क्या है, यूएसए की है। और तो इसमें क्या होता है, इट्स इग्नोर द प्लेस ऑफ अर्निंग। प्लेस ऑफ अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ की रेजिडेंट होना जरूरी है। तो वो क्या आएगी, इसमें आएगी। और इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। कोई लॉयर है, वो यूएसए में अपनी सर्विस दे रहा है, तो इंडिया, और वो क्या इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो इंडिया के लिए क्या होगी, नेशनल इनकम। ऐसे कोई डॉक्टर है, वो क्या अपनी रसिया में सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या होगी, और वो इंडिया का रेजिडेंट है डॉक्टर, तो वो भी क्या हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो नेशनल इनकम क्या होती है, ये एक रेजिडेंट के द्वारा होती है, ये एक किसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इनकम के एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्निंग होनी चाहिए, बस इसमें इसका यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हो गई। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, किसी ने अपने काम के द्वारा उस इनकम को प्राप्त किया है, अर्न किया है, तो इट इज अर्न्ड इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जिसने किसी ने किसी काम के द्वारा मतलब उसको प्राप्त नहीं किया, मतलब उसके बदले ऐसा नहीं है कि मैंने आज इतना काम किया है, इसके मतलब इसके लिए मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे पेंशन हो गई, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, तो वो क्या सब इसमें आ जाते हैं ट्रांसफर इनकम में। मतलब ये ऐसा नहीं है, सब्सिडी ऐसा तो है नहीं, हमने किसी कोई काम किया है तब हम सब्सिडी मिल रही है, तो वो क्या स्कॉलरशिप भी मतलब मिलती है इसलिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम किया है उसके बदले में, तो वो क्या इसमें आ जाएगी ट्रांसफर इनकम में। और फैक्टर इनकम क्या, जो हमने मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉई है, कोई लेबर है, तो अगर उसने आज के दिन काम किया है पूरे दिन, तो उसके आज के दिन के लिए इतनी वेजेज है, तो वो किस में आएगी, फैक्टर इनकम में। और ये क्या बायलैटरल होती है,
एंड ये यूनिलेटरल होती है। इट्स इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इसे क्या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, और ट्रांसफर इनकम को इट्स नॉट इंक्लूड। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, क्योंकि ये इसको इनकम में तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम यही है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, देखते हैं अपन। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, अपन जिसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जिसको अपन रीसेल के लिए या फिर दूसरे उससे क्या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इन फाइनल गुड्स, जिसमें इसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर मेरे पास क्या क्लॉथ की शॉप है, क्या मैं क्लॉथ बना रही हूँ, तो क्लॉथ बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे कलर्स चाहिएंगे, धागा चाहिएगा, और भी उसके सारे उसके लिए मतलब बहुत सारा क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो वो रॉ मटेरियल्स क्या होगा मेरे लिए, वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोई धागा या फिर कलर्स वो सब सेल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या क्लॉथ सेल कर रही हूँ। तो इन सब की हेल्प से क्या मैं क्लॉथ बना रही हूँ, तो क्लॉथ मेरे लिए क्या होगा, फाइनल गुड होगा, जिसको अपन डायरेक्टली क्या सेल कर रहे हैं, जो क्या डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स जो जिसकी हेल्प से लिए बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कचौरी बना रही हूँ, मेरे क्या कचौरी की शॉप है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे मसाले चाहिएंगे, आलू चाहिएंगे, तो वो सब क्या होंगे मेरे लिए, जैसे पोटैटो, मसाले, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए क्या होंगी, ये सब मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, रॉ मटेरियल। फिर क्या मैं कचौरी को तो डायरेक्टली सेल ही कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, अपन जिसको कंज्यूम कर रहे हो क्या फाइनल गुड्स में आएगा। जैसे मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखा देती हूँ। इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मशीन है, मैं किसी काम के लिए कोई काम कर रही हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की फैक्ट्री है, तो उसमें मेरे पास मशीन है, तो वो किस में आएगा, वो मेरा इंटरमीडिएट गुड में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा फाइनल गुड में आएगा। अगर जब किसी की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, तो वो भी फाइनल गुड में कंसिडर कर लिया जाता है। अगर जो एक जिसका मतलब कि जैसे धागे हैं, तो उनको तो ऐसा नहीं 1 साल से ज़्यादा काम में लेंगे, अगर आज कपड़े बनाए तो वो आज ही ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सब वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। लेकिन क्या जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, वो किस में आते हैं, वो भी फाइनल गुड्स में आते हैं। तो इट इज यूज फॉर कंजप्शन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर अपन इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख रहे हैं, तो वो भी इसमें ही आएंगे। और एंड ये किस में आते हैं, इट इज यूज फॉर रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन। अपन कोई दूसरा प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर अपन इसको रीसेल कर रहे हैं, तो वो इसमें आएगा। और फाइनल गुड्स क्या, इट्स इंक्लूड द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम एंड इट्स
नॉट इंक्लूड द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी कि इसको इंटरमीडिएट गुड में इसको डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्यों काउंट नहीं किया जाता है, एंड नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कचौरी बना रही हूँ, तो कचौरी की प्राइस कितनी है, मैं कितने रुपए में उसको सेल कर रही हूँ, जैसे मैं इसको सेल कर रही हूँ 15 रुपये में, और इसके लिए मैंने मेरे जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे मुझे आलू चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, तो उन सब का मिला के मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है यहाँ पे, जैसे 10 रुपीज आ रहा है, और यहाँ पे ये 5 क्या मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 15 क्या है, 10 रुपीज़ तो यहाँ पे किसके हैं, रॉ मटेरियल के, एंड 5 क्या है मेरा प्रॉफिट के रुपए से हैं, तो इस तरह से ही 15 रुपीज़ है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल में मेरे कितने 10, तो इस 10 को अपन ने यहाँ पे एक साथ ही क्या इंक्लूड कर लिया है, तो इसको अपन अगर 2 बार इंक्लूड करेंगे तो ये क्या डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर जीडीपी, नेशनल इनकम सब कैलकुलेट करेंगे तो उन सब में क्या, अगर अपन जीडीपी, नेशनल इनकम ये सब काउंट करेंगे तो उन सब में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो उनमें क्या 2-2 बार इंक्लूड हो जाएंगे ये सब। तो इसलिए अपन इसको रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये बाद में यहाँ पे फाइनल गुड में कंसिडर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट और लिखा रही हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स इज goods is not used for 1 year, intermediate goods is not used for 1 year, then the goods considered is the final good। अगर किसी इंटरमीडिएट गुड को अपन 1 साल के अंदर उसका काम में नहीं लेते हैं तो वो गुड फिर क्या डायरेक्टली वो फाइनल गुड में कंसिडर हो जाता है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है फाइनल गुड्स की, इट्स मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नेदर रिसोल्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में ये ना तो रिसोल्व किए जाते हैं या ना ही दूसरे मतलब प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। तो इट्स मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नेदर रिसोल्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए, intermediate goods in the refer to those goods which are used either for further production in the same year। तो अगर किसी एक सेम ईयर में ये दूसरे प्रोडक्शन के लिए या तो ये रिसोल्ड किए जाते हैं या इनसे दूसरा प्रोडक्शन बनाया जाता है इनकी हेल्प से। कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो हमारे गुड्स फर्स्टली कितने टाइप के थे अपन ने पढ़ा था, ये फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स के 2 पार्ट्स हैं, कंजम्पशन गुड एंड यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो फाइनल गुड्स के भी 2 पार्ट है, एक क्या है कंजम्पशन गुड एंड सेकेंड वन इज द इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, जो क्या उसकी वांट्स को सेटिस्फाइज करता है। और इन्वेस्टमेंट क्या गुड्स क्या है, जो मतलब कि दूसरे प्रोडक्शन में अपन की हेल्प करता है,
जिसकी हेल्प से। तो अपन इनकी डेफिनेशन लिखते हैं फाइनल गुड्स की। पहले अपन लिखते हैं कंजम्पशन गुड्स की। तो कंजम्पशन गुड क्या होता है? इट्स रेफर टू दोज गुड it refers to those goods it satisfies the wants of consumer। तो कंजम्पशन गुड क्या है? इट रेफर्स टू दोज गुड विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, जो क्या किसी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली। एंड इन्वेस्टमेंट गुड क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स क्या? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच हेल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को क्या बनाने में उसकी हेल्प करता है, उसको अपन बोलेंगे इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे क्या इन्वेस्टमेंट गुड, अपन जब हमारे पास किसी कोई शॉप है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, कोई हमारे पास कोई फर्म है, तो उसके हमारी मशीनें हैं, जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं, तो उन पे क्या हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो क्या इन्वेस्टमेंट गुड्स में आता है, कि वो क्या लॉन्ग टाइम के लिए भी होती हैं। तो जितनी भी हमारी एसेट्स, वो क्या एसेट्स भी मानी जाती है, तो जो हमारी एसेट्स होती हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट गुड्स में आएंगी। और कंजम्पशन गुड तो क्या डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल करवाती हूँ आपको। अगर वॉशिंग मशीन हमारे घर में है, अगर हमारे घर में वॉशिंग मशीन जो हम हमारे कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होगी, ये कंजम्पशन गुड होगी। लेकिन यही वॉशिंग मशीन किसी कपड़े धोने वाले की शॉप में, जो क्या उसका बिजनेस है, तो किसी लॉन्ड्री शॉप में हो, तो उसके लिए ये क्या होगी, इन्वेस्टमेंट गुड्स होगी। क्योंकि इसकी हेल्प से, इसके लिए क्या एक तरह से एसेट्स है जिसकी हेल्प से ये क्या मतलब कि अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। ऐसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको कोई और। अगर हमारे घर में आटा चक्की है, तो वो तो किस में आएगी, कंजप्शन गुड्स में। लेकिन अगर कोई शॉप खोल के बैठा है और जो क्या मतलब उसका बिजनेस, टाइप ऑफ द बिजनेस है, तो उसके लिए वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट गुड्स होगी। तो अपन जिसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो तो किस में आएगी, कंजप्शन गुड्स में। और अपन जिसकी हेल्प से दूसरा प्रोडक्शन करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, अपन इनकम अर्न करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो आएगा इन्वेस्टमेंट गुड्स में। तो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड कितने टाइप्स के होते हैं? तो कंजप्शन गुड भी 4 टाइप्स के होते हैं, सॉरी। फर्स्टली अपन ने डिस्कस किया था कि गुड्स 2 टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स भी क्या 2 टाइप के होते हैं, कंजप्शन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स भी क्या 4 टाइप के गुड्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, एंड सेकेंड वन इज द सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। थर्ड वन इज द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिफ्थ वन इज द सर्विसेज। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड कौन से गुड होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका अपन क्या बार बार यूज करते हैं, तो इट्स
यूज फॉर अगेन एंड अगेन, जिसके एग्जाम्पल है टीवी, एसी, कोई वॉशिंग मशीन। तो मतलब कि जो किसी ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टाइम के लिए काम में लिया जा रहा है, जिसको अपन बार बार यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे घर में टीवी हो तो क्या काफ़ी लॉन्ग टाइम से पड़ा रहता है, और एसी भी काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। तो ऐसे गुड्स जो यूज फॉर अगेन एंड अगेन, जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए किए जा रहे हैं और वो बार बार काम में लिए जा रहे हो। और सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड क्या होते हैं? इट्स यूज फॉर लिमिटेड टाइम, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे क्लोथ्स हो गए, बैग्स वगैरह हो गए, जो क्या मतलब कि जैसे कपड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर अपन एक ही कपड़े पहनते रहेंगे। तो वो क्या, जिसके मतलब कि जो क्या, या तो मतलब कि 2 मंथ्स के लिए हो, 3 मंथ्स के लिए हो, जिसकी क्या लाइफ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। तो इट्स यूज फॉर लिमिटेड टाइम। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स इज यूज फॉर ओनली वन टाइम। इट्स यूज्ड फॉर ओनली वन टाइम। जैसे इसके एग्जाम्पल है, अगर मिल्क है तो अपन जिसको एक बार पी लिया ख़त्म। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि मेरे पास 1 गिलास है दूध का, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको मैं 10 बार पीऊँगी, उसको मैं एक ही बार पी सकती हूँ। अगर मैंने एक बार उसको ख़त्म कर दिया तो दोबारा तो वो होगा नहीं। तो मिल्क हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, रोटी वगैरह, तो ये सब क्या जिनको अपन एक ही बार यूज़ करते हैं, तो वो किस में आएगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। और ये सर्विसेज क्या होती है? टेंजिबल होती है। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम क्या है, एंड कंजम्पशन गुड एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या है, एंड अपन ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड लास्टली। थैंक यू।